सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम ट्रांसपिरेशन का पार्ट 3 लेने जा रहे हैं। बीएससी पार्ट थर्ड के कोर्स में ये सम्मिलित किया गया है। टॉपिक का नाम लिया है हमने बिंदु स्राव, या इंग्लिश में इसे हम गटेशन कहते हैं। गटेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, पौधे का कौन सा भाग इस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को पूर्ण करता है, और जो भाग या जो पौधे का पार्ट इसको पूर्ण करता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गटेशन जो शब्द है उसका प्रयोग बर्गर स्टीन 1887 में किया था। हम लोग कई बार देखते हैं कि पौधे की जो पत्तियां होती है, या जिसको हम लोग लीफ मार्जिन कहते हैं, वहाँ से सवेरे के समय या मॉर्निंग के समय आपको जल बूंदों के रूप में उन पत्तियों के ऊपर इकट्ठा हुआ दिखाई देता है। इससे पहले ट्रांसपिरेशन में हम लोगों ने देखा कि पौधों के अंदर से जो वाटर है वो वाष्प के रूप में पत्तियों द्वारा या स्टोमेटा द्वारा बाहर निकलता है। ये भी एक इसी प्रकार की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें जो जल है वो वाष्प के रूप में न निकलकर जल बूंदों के रूप में एनवायरनमेंट के अंदर या पर्यावरण में जाता है, या अपन कह सकते हैं कि प्लांट के जो भाग है, अंदरूनी भाग, उससे बाहर निकलता है। डिफाइन या इसकी जो परिभाषा है वो हम इसको परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं, या परिभाषा लिख रखी है, आप लोग देखें। पत्तियों के उपांत से जल का बूंदों के रूप में स्राव है वो गटेशन कहलाता है। आगे हम लोग डायग्राम में भी देखेंगे कि जो गटेशन की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग किस प्रकार से नेचुरल रूप से हम लोग देख सकते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो प्रक्रिया है ये यूनिवर्सल नहीं है, सार्वत्रिक जिसको कहते हैं वो नहीं है। कुछ जो हर्बेशियस प्लांट है या शाकीय पौधे हैं उनमें ये देखने को मिलेगी। तो लगभग यहाँ मैंने लिख रखा है कि मोस्टली फाउंड इन हर्बेशियस प्लांट, यानी शाकीय पौधे में आपको देखने को मिलती है, और लगभग 350 जातियों में गटेशन की जो प्रोसेस है उसको नोटेड किया गया है। कुछ एग्जाम्पल है जिसमें आपको ध्यान रखना है। अरबी, जिसका बोटनिकल नाम कोलोकेशिया है, जीनस का नाम, आलू, टमाटर, गार्डन नेस्ट्रेशियम, जो नर्सरी होती है उसमें कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनके अंदर आपको इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। ब्रायोफिल्म, जिसको हम लोग पत्थर चट्टा कहते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली और पोएसी फैमिली, मुख्य रूप से ये दो फैमिली है। इनके अंदर आप जैसे थ्योरी के अंदर कभी पूछा जाए कि गटेशन की प्रक्रिया सामान्यतः किन में देखी जाती है, तो आप कुकुरबिटेसी और पोएसी फैमिली का एग्जाम्पल दे सकते हो, जिसमें सामान्य रूप से या अधिकतर रूप से गटेशन की प्रक्रिया है वो आपको दिखाई देती है। अब जनरली इस प्रोसेस को हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? इट कैन बी ऑब्जर्व जनरली इन द मॉर्निंग। सुबह के समय आपको ये प्रक्रिया आपको दिखाई देती है। बिंदु स्राव की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर पौधे का पत्तियों के जो सिराओं के अंत में एक सेलुलर स्ट्रक्चर स्थित होता है, जिसको हम लोग हाइडेथोड या जल रंध्र कहते हैं हिंदी में, उसके द्वारा ये सामान्यतः प्रक्रिया होती है। लेकिन कभी कभी लेंटिसेल के माध्यम से या लीफ स्कार के माध्यम से भी जल का जो विसर्जन है वो बूंदों के रूप में हो सकता है। बिंदु स्राव जो होगा उसमें जो जल स्रावित होता है वो कभी भी प्योर वाटर नहीं होगा, जैसा कि ट्रांसपिरेशन में हम लोगों ने देखा था, बल्कि इसमें कार्बनिक, अकार्बनिक दोनों प्रकार के विलय हैं वो उपस्थित होते हैं। कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं? आप देखें, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, नाइट्रोजनी पदार्थ हो सकते हैं, एमिनो एसिड, एंजाइम, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जिसमें सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकती है, इस प्रकार के पदार्थ होते हैं, वो आपको इसमें से जल के साथ पत्तियों के भाग से स्रावित होते हैं। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक पदार्थ भी होते हैं, जिसके अंदर आप देखें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ है वो उत्सर्जित द्रव के वाष्पन के बाद में जो भी ये पदार्थ है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये लवणों के रूप में पाए जाते हैं और कई बार पत्तियों को ये हानि भी पहुंचाते हैं। अब जैसा कि हमने पहले देखा कि जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया होती है, आप यहाँ इस डायग्राम में देखें, ये अभी वर्तमान समय में आपको ये बरसात के मौसम में जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आपको इस प्रकार की गटेशन की प्रक्रिया नेचुरल रूप से आपको कहीं भी दिखाई दे सकती है। आप खेत में जाएं या फील्ड में जाएं कहीं भी, तो आपको ये पौधा दिखाई देता है। इसको हम लोग काचरा, या इसका बोटनिकल नाम है कुकुमिस मेलो। तो आप लोग देखें, यहाँ पे देखें, ये लीफ का स्ट्रक्चर दे रखा है,
ये देखें, जैसे ये लीफ है, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इस लीफ के किनारे पे आप देखें, इस पूरे के पूरे इस किनारे पे जल है वो बूंदों के रूप में आपको इकट्ठा ही दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग गटेशन कहते हैं। अब जैसा हमने पहले देखा कि गटेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का कोशिकीय जो भाग है, जिसको हम लोग जलरंध्र कहते हैं या हाइडेथोड कहते हैं, उसकी भूमिका होती है। जलरंध्र को आप लोग कैसे दिखा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये देखो, ये एक लीफ बता रखी है। तो सामान्यतः जो जल हाइडेथोड होंगे वो लीफ के किनारे यानी मार्जिन पे होंगे, इसी कारण से जो जल है वो मार्जिन या इसके जो किनारों पे आपको दिखाई देता है। ये किसकी सामान्य रूप से संरचना दे रखी है, जलरंध्र की कलर डायग्राम है। अभी हम एक नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो जलरंध्र जो होगा, नेक्स्ट डायग्राम में आपको देखते हैं, हाँ ये आपको जलरंध्र स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जलरंध्र में प्रत्येक जलरंध्र या हाइडेथोड के शीर्ष भाग पर एक छिद्र उपस्थित होता है जिसे हम वाटर पोर कहते हैं, जहाँ से जल निकलता है, और इस छिद्र को जो कोशिकाएं कवर करती है जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस गार्ड सेल में ओपनिंग और क्लोजिंग वाला सिस्टम जैसे कि स्टोमेटा में होता है उस प्रकार का इसमें नहीं पाया जाता है। ये जो जल छिद्र है भीतर की ओर कैविटी में खुलता है। आप यहाँ देखें कि पोर है वो अंदर की तरफ एक कैविटी में खुलेगा, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल कैविटी। और इस कैविटी के नीचे लूजली अरेंज्ड मृदुतकीय कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिथेम। तो आप ये देखें कि यहाँ पे जितनी भी ये जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी मौजूद है। आप देखें अंतरकोशिकीय अवकाश, तो ये जीवित कोशिकाएं होती है जिसको हम लोग मृदुतकीय कोशिकाएं कहते हैं। अब एपिथेम कोशिकाएं जो होती है वो पत्ती की जो जाइलम की वाहिकाओं के अंतःशिरों पे, आप यहाँ पे देखें, ये एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, या दो और ये डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। ये जाइलम वाहिकाओं की अंतस्थ सिरा है, अंतस्थ सिरों के सघन संपर्क में। आप ये देखें कि जो एपिथेम है वो इनके बिल्कुल जस्ट टच में या संपर्क में है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम और अवशोषण की दर अधिक होगी सामान्यतः प्रातःकाल में। तो जाइलम वाहिकाओं में एक दाब उत्पन्न होता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, तो रूट प्रेशर की वजह से जल है वो अधिक अवशोषण होता है, और मूल दाब के कारण जल जो है वाहिकाओं से एपिथेम, ये जो वेसल जो होती है, इससे एपिथेम कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है, और संतृप्त एपिथेम कोशिकाओं से जल जो स्टोमेटल कैविटी उसमें इकट्ठा हो जाता है, और स्टोमेटल कैविटी के भर जाने के बाद जल बूंदों के रूप में जल छिद्र या जिसको हम हाइडेथोड कहते हैं उसके माध्यम से, जिसको हम जलरंध्र कहते हैं, वाटर स्टोमेटा, उसके थ्रू जल है वो बूंदों के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि गटेशन की प्रक्रिया क्या होती है, पौने किस रूप में वाटर जो है वो किस फॉर्म में बाहर निकलता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस जगह ये स्थित होते हैं। अब आप लोग देखें कि जैसा कि हम लोगों ने पहले अध्ययन किया था कि ट्रांसपीरेशन में भी जल है वो पौधों से बाहर की तरफ स्थानांतरित हो रहा है और गटेशन में भी स्थानांतरित हो रहा है, लेकिन इन दोनों के अंदर, इन दोनों के मध्य कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसको कि आपको सामान्य रूप से याद भी रखना है और एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। पहला अंतर है कि जो ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया है वो दिन के समय होती है, जबकि गटेशन की प्रक्रिया सामान्यतः रात या मॉर्निंग के समय होती है। इसमें जल जो है वो वेपर के रूप में लॉस होता है, और इसमें जो वाटर जो लॉस है वो किस रूप में होगा, ड्रॉपलेट के रूप में या तरल रूप में होता है। इसमें शुद्ध जल का ह्रास होता है, जबकि इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं गटेशन के अंदर वो दोनों जो है दोनों जल के साथ बाहर निकलेंगे। ये क्रिया जो है स्टोमेटा, लेंटिसेल या संपूर्ण सतह, जिसको हम एपिडर्मिस, हमने ट्रांसपीरेशन के टाइप पढ़े थे उसमें यह आया था, और ये सामान्यतः जलरंध्र जिसको हम लोग हाइडेथोड कहते हैं इसके द्वारा होती है, और कभी कभी लेंटिसेल की भूमिका इसमें हो सकती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पत्ती की सतह पर लवण की पपड़ी नहीं जमती है, जबकि जो गटेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें पानी सूखने के बाद एक वाइट कलर की पपड़ी आपको पत्ती के किनारों पर दिखाई देगी, क्योंकि उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है वो दोनों होते हैं। इस क्रिया द्वारा जो ट्रांसपीरेशन की पत्तियों का तापमान कम करती है, जबकि गटेशन की प्रक्रिया में टेम्परेचर रेगुलेशन है। जैसा हमने कल बताया था कि ट्रांसपीरेशन के क्या क्या पॉजिटिव है, उसमें अपने एक देखा था टेम्परेचर रेगुलेशन, इसमें इस प्रकार का कोई भूमिका इसकी नहीं होती है। फिर एक अंतर और आप देखें कि जो ट्रांसपीरेशन है वो स्टोमेटा द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि जलरंध्र का इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग, प्लांट अपनी आवश्यकता के अनुसार स्टोमेटा को बंद और क्लोज कर सकते हैं, जबकि हाइडेथोड पे इसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस क्रिया में अत्यधिक जल का ह्रास होता है, जबकि इसमें पानी है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। वाष्प उत्सर्जन में ऋणात्मक मूल दाब पाया जाता है, जबकि इसमें बिंदु स्राव में मूल दाब है, मूल दाब या रूट प्रेशर का ही एक प्रकार का परिणाम है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि ट्रांसपीरेशन और गटेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है।
अब हम इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक और लेने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। कई बार क्या होता है कि प्लांट के अंदर वाष्प ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होने से पौधे को नुकसान भी हो सकता है। तो किस प्रकार हम आर्टिफिशियल रूप से एंटी ट्रांसपेरेंट का प्रयोग करते हुए, या पानी की कमी हो या ऐसे पौधे जिनके अंदर पानी जहाँ पानी कम उपलब्ध हो, तो एंटी ट्रांसपेरेंट का प्रयोग करते हुए हम ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करते हुए जो वाटर लॉस है उसको कम कैसे करें। तो यहाँ पे परिभाषा आप देखें, वे पदार्थ जो पादप की उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित किए बिना ट्रांसपिरेशन रेट को कम करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स कहलाते हैं। मतलब ये जो मेटाबॉलिक जो भी एक्टिविटी होगी, फोटोसिंथेसिस संबंधी, रेस्पिरेशन संबंधी, प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम की जो प्रक्रिया है वो जो है वो प्लांट में होती रहेगी और स्टोमेटा है वो बंद होंगे। इन पदार्थों का प्रयोग सूखे की स्थिति में कृषि पादपों में जल ह्रास यानी वाटर लॉस को रोकने के लिए किया जाता है। ये मुख्यतः रासायनिक पदार्थ होते हैं और यहाँ मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि स्टोमेटा को पूर्ण क्लोज नहीं करते, ये रंध्रों को पार्शियली क्लोज या जिसको हम लोग बोलते हैं आंशिक रूप से बंद कर देते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन की रेट है वो कम होती है। एंटी ट्रांसपेरेंट अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन की दशा में वाष्पोत्सर्जन दर कम कर मृदा जल की निरंतरता पादप के लिए बनाए रखने में सहायक होते हैं, जिसके कारण पौधों को जो शुष्कन जिसको बोलते हैं उससे बचाया जा सकता है, ड्राई कंडीशन से बचाया जा सकता है। अब जो भी एंटी ट्रांसपेरेंट हम प्रयोग लेंगे उस एंटी ट्रांसपेरेंट में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है और वो प्रॉपर्टी होगी तभी वो एंटी ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये सभी के लिए नॉन टॉक्सिक होंगे, मतलब प्लांट के ऊपर इनका किसी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना है। जो इसका प्रभाव है केवल गार्ड सेल तक ही सीमित होना चाहिए, कोई किसी प्रकार की मेटाबॉलिक या अंदरूनी जो कोशिकाएं उसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता है। इसका प्रभाव है अल्पकालिक या रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का इफेक्ट है तो वापस नॉर्मल स्थिति में प्लांट आ जाना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए पारगम्य होना चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। अगर पूर्ण रूप से स्टोमेटा बंद हो गए तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। और सबसे मेन चीज़ है कि आसान और सस्ता होना चाहिए ताकि जो कृषि वैज्ञानिक या जो भी किसान है इसका आसानी से उपयोग करें। एंटी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं मुख्य रूप से उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है परत बनाने वाले यौगिक, फिल्म फॉर्मिंग कंपाउंड। इसमें लो विस्कोसिटी के मोमीय पदार्थ, रंगीन प्लास्टिक, सिलिकॉन, तेल, ये मुख्य रूप से 3 ऐसे पदार्थ हैं जो कि एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। इनका पौधों पर छिड़काव किया जाता है जो सतह पर पतली परत का निर्माण होता है, जो लीफ की मार्जिन होती है वहाँ पे, और ये जल के लिए अपारगम्य होते हैं, परंतु इनका प्रयोग व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सीमित है, ये ज़्यादा प्रयोग में नहीं होते। इसके अतिरिक्त ये CO2 और ऑक्सीजन की पारगम्यता को कम कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकली रूप से जो फिल्म फॉर्मिंग कंपाउंड है उतने व्यवहारिक नहीं है जितना कि अब हम सेकंड वाले जो देखेंगे। अब जो सेकंड वाला जो है उसमें आप देखें जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल इनहिबिटर या रंध्रों को बंद करने वाले कुछ कंपाउंड। इसमें जितने भी जो पदार्थ हैं वो सारे के सारे सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं जो रंध्रों के पार्शियली क्लोजर को प्रेरित करते हैं। और ये पहला करैक्टर है जो एंटी ट्रांसपेरेंट जो यूज़ करेंगे उसमें सबसे पहला करैक्टर यही होना चाहिए। ये वाष्प उत्सर्जन की दर कम हो जाती है तथा गैसों के आदान प्रदान जारी रहने के कारण प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। एंटी ट्रांसपेरेंट का जो प्रमुख लक्षण है उसको ये अपन कह सकते हैं कि साबित करते हैं। कुछ हर्बिसाइड हैं, कुछ फंजीसाइड जो कवक को नष्ट करते हैं, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर है जो है वो स्टोमेटल क्लोजर के रूप में कार्य करते हैं। इसमें 1-2 एग्जाम्पल है। एक तो आपको याद रखना है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एक आप याद रखें एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड जिसको हम एस्पिरिन कहते हैं, और ये कुछ पौधों में प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है। कम सांद्रता में रंध्रों के बंद होने को ये प्रेरित करता है। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड ABA जिसको हम लोग ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं, पौधों में पाया जाने वाला प्राकृतिक वृद्धि हार्मोन रंध्रों के बंद होने को प्रेरित करता है। जबकि वाटर की कमी होगी तो गार्ड सेल के द्वारा ABA का संश्लेषण या सिंथेसिस हो जाता है और ये स्टोमेटा को बंद करने का कार्य करते हैं नेचुरल रूप से। फिनोलिक अम्ल है एक प्राकृतिक वाष्प उत्सर्जक है, ये भी प्लांट में पाया जाता है जो कि रंध्रों के बंद होने के कारण प्रयोग में लिए जाते हैं। ये सभी रसायन महंगे होने के कारण कृषि में इनका उपयोग इतना व्यवहारिक नहीं है। तो कई बार आवश्यकता पड़ने पर एंटी ट्रांसपेरेंट का प्रयोग करते हुए हम वाष्प उत्सर्जन की दर को कम कर सकते हैं। तो पिछले 3 वीडियो में हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में आपको जानकारी दी। अब मैं आपको कुछ असेसमेंट के रूप में, असाइनमेंट के रूप में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आपको कॉपी में करना है और आपको याद भी करना है। पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा। पहला है एपिथेम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आप याद रखें। एपिथेम किसे कहते हैं इसकी परिभाषा बतानी है। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है एंटी ट्रांसपेरेंट जिनको प्रतिवाष्प उत्सर्जक कहते हैं उसके 2 लक्षण आपको बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 3 एग्जाम्पल आपको 3 पौधों के नाम बताने हैं, 3 एग्जाम्पल बता दें जिसमें गटेशन या बिंदु स्राव
पाया जाता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में एक और आप अंतर लिख सकते हैं कि बिंदुस्राव और अपन ये कह सकते हैं गटेशन और ट्रांसपिरेशन में कोई भी 5 अंतर है वो स्पष्ट करने हैं। बड़े क्वेश्चन में आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक तो आपको ये बताना है, जैसा कि कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाष्पो उत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है, इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। और एक आपको बताना है ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार और इसकी क्रियाविधि का वर्णन। तो ये शॉर्ट और जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपको अपने होमवर्क के रूप में, असाइनमेंट के रूप में आपको कॉपी में करने हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे